आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, वीडियो नंबर 2। वेक्टर को ऐड करने का 3 तरीका है: ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब हमारा पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें सुनिए, एक वेक्टर इस तरह से है और दूसरा वेक्टर जो है इस तरह से है और तीसरा वेक्टर जो है वो इस तरह से है। तो पहला वेक्टर का नाम देते हैं वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर का नाम देते हैं वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर का नाम देते हैं वेक्टर सी। तो क्या है? टेल हेड टेल हेड हेड टेल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम फैशन में है और वेक्टर सी अपोजिट फैशन में है। तो कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर सेम फैशन में हो और तीसरा वेक्टर अपोजिट फैशन में हो, तो तीसरा वेक्टर जो होता है, पहला दो वेक्टर जो सेम फैशन में होगा उसका वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। देखिए, when two vector are arranged with the tail of one vector attached with the head of another vector, then third vector which are arranged in opposite fashion is equal to the vector sum of first two vector. Now come to the polygonal law of addition. इसमें भी उसी तरह से है। उसमें 3 वेक्टर था और यहाँ पे 3 वेक्टर से ज़्यादा होगा। इसमें कहता है कि जब 2 से ज़्यादा वेक्टर सेम फैशन में होगा, ये वेक्टर 1 हुआ, ये वेक्टर 2 हुआ, ये वेक्टर 3 हुआ, ये वेक्टर 4 हुआ। तो 4 वेक्टर सेम फैशन में है और 5वां वेक्टर जो है अपोजिट फैशन में है ना। तो इस वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर ए, इसको लिखते हैं वेक्टर बी, इसको लिखते हैं वेक्टर सी, इसको लिखते हैं वेक्टर डी, इसको लिखते हैं वेक्टर ई। तो हम सबका क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ई। तो दिस इज द पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन। तो पॉलीगोनल लॉ ऑफ एडिशन भी जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की जैसा ही है। और व्हेन द मोर देन 2 वेक्टर आर अरेंज्ड इन सेम फैशन, देन अनदर वेक्टर अरेंज्ड इन अपोजिट फैशन इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ सम ऑफ द अदर वेक्टर। नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या कहता है? एगो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों का टेल एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। तो वेक्टर सम ऑफ द 2 वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान जो वेक्टर सी आएगा वो क्या होगा? ए दोनों वेक्टर के हमेशा बीच में होगा। तो रिजल्टेंट ऑफ द 2 वेक्टर ए एंड बी इफ दे आर अटैच टू ए कॉमन पॉइंट, then its vector sum is between them vector A and vector B. Here, when 2 vector join with a tail, then the vector sum lie between them 2 vector. Now addition of vector का हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए, यह वेक्टर A है, यह वेक्टर बी है और यह वेक्टर सी है। तो ये क्या हुआ? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हम कह सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब देखिए, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा?
ए बड़ा होगा, क्योंकि जब दो टेन को आपस में मिलाते हैं तो तब दो सबसे छोटा एंगल बनेगा, वो होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए, तो देखिए ये इसका मान कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और इसका मान कितना होगा, बी साइन थीटा। अब देखिए इसको मानते हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो हम इसमें क्या दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी द राइट एंगल ट्रायंगल। तब हम यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसका मान बी साइन थीटा, और यह सी है। तब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एगो साइड ए, एगो साइड बी, और यह सी, तो क्या हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब इसी को लिखिए, यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारा मान कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, तो हमारा सी स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब सी का मान हमारा कितना आ जाएगा, इसका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए एंड बी। ओके, यहाँ देखिए ये हुआ हमारा वेक्टर सी और ये हुआ हमारा वेक्टर ए। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, दोनों का टेन को आपस में मिलाएंगे तो सबसे छोटा एंगल बनता है, उसी को बनते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखिए इसको अल्फा मानते हैं, ये हमारा वेक्टर सी है रिजल्टेंट वेक्टर, और ये हमारा वेक्टर ए है। तो tan अल्फा का मान क्या होगा, पी बाई बी। पी हमारा कितना है, बी साइन थीटा, अब बी हमारा कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरह से वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल बीटा होगा, तो उसको क्या लिखेंगे, tan बीटा का मान ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अब हम पढ़ेंगे
सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए ये लिखा हुआ है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और दोनों के एंगल बीच में थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल 2 हो गया, थीटा हो गया। तो अब देखिए हम लिख रहे हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान कितना होगा, वो हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखिए इधर हो गया माइनस बी, अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब वेक्टर ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 90 माइनस थीटा। तो हम सिंपली इसको जोड़ देते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मान गया 180 माइनस थीटा। ओके, तो देखिए लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। और हमें पता ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो कॉस का मान क्या होगा, निगेटिव होगा बाकी सब। तो इसका मान कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो हमें एक बार जब फॉर्मूला आ गया तो हमेशा हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो हमारा सब्सट्रैक्शन का वेक्टर का मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो हमारा जो वेक्टर सी होगा वो कहाँ होगा, देखिए हमारा वेक्टर सी जो होगा हमेशा ये दोनों के बीच में होगा कोई भी। तो मानते हैं ये ए से बनाया अल्फा और बी से बनाया बीटा। ओके, तो हमको tan अल्फा का मान प्राप्त करना होगा, तो वहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो tan अल्फा का मान कितना था, 20 साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी cos थीटा। यहाँ पे होगा 20 साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी cos थीटा। उसी प्रकार से tan बीटा का मान क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी माइनस ए cos थीटा। तो हमारा सब्सट्रैक्शन का भी एंगल आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम मानते हैं कोई वेक्टर ए है जो आपको दिया हुआ होगा AXI AYJ और AZK। तो IJK क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और वेक्टर बी का मान दिया हुआ होगा BXI प्लस BYJ प्लस BZK। तो हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या आएगा, AXI प्लस AYJ प्लस AZK। वेक्टर ए का मान पुट कर दिए
प्लस बी एक्स आई बी बाई दे प्लस बी जेड के। अब देखिए आई बना 160 करने, दे बना 160 और के बना 160, तो हमारा क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई के फॉर्म में, ए बाई प्लस बी बाई दे के फॉर्म में, ए जेड प्लस बी जेड के फॉर्म में। ओके, उसी प्रकार से सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो सब्सट्रैक्शन में भी अगर हमें दिया होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी का मान दिया होगा बी एक्स आई प्लस बी बाई दे प्लस बी जेड के। तो हमारा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या लिखेंगे, ए एक्स माइनस बी एक्स आई ए बाई माइनस बी बाई दे और ए जेड माइनस बी जेड के। नो प्रॉब्लम। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बाय कोऑर्डिनेट। सुनिए, अगर हमें दिया होगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए जेड के, तब उसका मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट। इसे समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए का मान दिया हुआ 3i प्लस 4j प्लस 5k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए ये हमें नहीं दिया हुआ वेक्टर ए का मान ए एक्स आई प्लस ए बाई दे प्लस ए जेड के। तो वेक्टर ए का मान कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट, मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 3 द 9, 4 4 द 16 एंड 5 5 द 25। तो 16 प्लस 9 25 और 25 रूट 50, और रूट 50 कितना होता है 25 दूनी 50, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया, ए वेक्टर ए का मान दिया हुआ है और वेक्टर बी का मान दिया हुआ है। तो इसका वेक्टर सम क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए एक्स प्लस बी एक्स आई के फॉर्म में, 3 प्लस 4 आई के फॉर्म में, 4 प्लस 3 दे के फॉर्म में, और 5 प्लस 7 के फॉर्म में। तो हमारा कितना आ गया, 3 प्लस 4 7 आई, 4 प्लस 3 7 दे, और 5 प्लस 7 12 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 आई प्लस 7 दे प्लस 12 के। तो वेक्टर ए प्लस बी का मान आ गया। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड प्राप्त करना होगा, तो क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। 7 7 द 49, 7 7 द 49 एंड 2 2 द 144। अब हम क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे।
तो ऐड करिए सबको। देखिए तो 49 15 49 प्लस 144 सबको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। कैलकुलेट आप लोगों ने कर लिया? इसका मान आएगा √242। अब इसका निकलेगा रूट तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम कुछ स्पेशल वेक्टर के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेशन वेक्टर, जब दो वेक्टर सेम पॉइंट से ऑरिजिन हो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन वेक्टर। जैसे ए हुआ पॉइंट ए, अब पॉइंट ए से वेक्टर राइज हुआ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो वेक्टर अराइजिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर नोन एज द कोऑर्डिनेशन वेक्टर। कोऑर्डिनेट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर सेम लाइन में हो, ये हुआ हमारा वेक्टर ए और ये हुआ हमारा वेक्टर बी, तो दोनों सेम लाइन में है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और बी के बीच में कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा, क्योंकि सबको एक ही लाइन में होना है। निगेटिव वेक्टर, तो देखिए ए हुआ वेक्टर ए, तो इसी का इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या बोलेंगे? माइनस से, इसी को बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। नाउ कोप्लेनर वेक्टर, देखिए ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा हुआ ओरिजिन। एक वेक्टर यहाँ से ओ ए, एक वेक्टर यहाँ से ओ बी, तो वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन और नोन एज ए कोप्लेनर वेक्टर। जो सेम प्लेन में होगा उसको कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। वो ऐसे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ओरिजिन से स्टार्ट हो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ये हुआ वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, ये भी कोप्लेनर वेक्टर के अंतर्गत आएगा। कॉन्करेंट वेक्टर, तो कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है कि एक पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर जब अराइज होता है उसको बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो वेक्टर पासिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर। पोलर वेक्टर, तो पोलर वेक्टर क्या होता है? जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, तो एक ऑरिजिन से एक वेक्टर दोटा होगा वेक्टर ए, तो दो वेक्टर का दोटा एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है और उसका इनिशियल पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर, तो वेक्टर हैविंग इनिशियल पॉइंट यूज टू डिस्क्राइब द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कि अगर हम कहें कि वो 3 मीटर पूरा जा रहा है तो 3 मीटर वो पूरा भी जा रहा है, वो हमारा क्या हुआ? पोलर वेक्टर। बेस वेक्टर, तो आई जे, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सब क्या है? यूनिट वेक्टर है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस, जे करेगा वाई एक्सिस का और के करेगा जेड एक्सिस का। तो आई डी और के होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है और वे उसको शो करेगा, तो उसको बोलते हैं बेस वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, तो एक्सियल वेक्टर क्या होता है? रोटेशनल मोशन को शो करने के लिए होता है और उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, और इसका डायरेक्शन किधर होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। और जैसे कि एग्जांपल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी चाहे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं
टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से करते हैं और एंगुलर मोमेंटम को एन से करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एडिशन ऑफ वेक्टर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि वेक्टर को ऐड और किस किस तरह से कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। थैंक यू।